बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, माशी सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर है और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि कंट्रोल से काफ़ी हद तक निकल चुकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक निकल चुकी है और हाथ-पाँव फूले हुए हैं, बाकायदा तौर पे फूले हुए हैं और ऐसे-ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं। मैं बहुत मुहतात होता हूँ इस मामले में, लेकिन अब वाक़तन ऐसा लग रहा है कि ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं कि इस वक़्त हमारी जुडिशरी भी मुकम्मल तौर पे एक फ़ाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी के शिकंजे में है। बहुत कम हल्की-फुल्की आवाज़ें आ रही हैं और कभी-कभी काफ़ी एग्रेशन आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको दबा दिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, इंतहाई पढ़े लिखे जज हैं, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां हैं ये तो आगे जाके आपको बताएंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों वो इस सारे प्रोजेक्ट का, इस सारे स्क्रिप्ट का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि अगर एक एतराज हो जाए और अगर एतराज हो जाए किसी ऑनरेबल जज पे और बड़ा ही तयशुदा हो, या किसी जज पे कोई दबाव आ जाए, तो जज जो है वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मुकदमा मैंने नहीं सुनना। लेकिन इस इमरान खान साहब के मामले में जिस दिन से, क्योंकि मुझे डाउट उस दिन हुआ कि जिस दिन इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खिड़कियां शीशे तोड़ के और सर फाड़ के वहां से उठाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि कस्टोडियन थे उस दिन और अभी भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अगवा करार दिया उसको कानूनी करार दे दिया। उसके बाद काफी खटकना लगा कि मामला गड़बड़ है और ये इतना आसान काम नहीं है। फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, एफआईआर दर्ज नहीं, फिर वीडियो चोरी हो गई, वीडियो गायब हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सारे वाक़े की। तो ये सब आखिर माजरा क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो भी चीफ जस्टिस का चैम्बर जो है वो महफूज नहीं है और वो भी अंडर प्रेशर है। तो उसके बाद फिर पूरी अदलिया का हाल क्या होगा, पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हाल होगा, क्योंकि जब कस्टोडियन का चैम्बर गैर महफूज हो जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है। कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले जो फैसला दिया है उन्होंने पहले वो सुन लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें दरखास्त जमानत के बजाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपना फैसला सुना दिया है और इमरान खान साहब को सजा भी सुनवा दी है। ये मैं आपको सुन लें। बादियुन नजर में चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि बादियुन नजर में मुकदमा में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है, यानी उन्होंने इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक करार दे दिया। दरखास्त जमानत है, ये मुकदमा नहीं है, अपील नहीं है, ट्रायल नहीं है, बल्कि सिर्फ दरखास्त जमानत है। उस पर उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल ये सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है, ये उन्होंने हुक्म सादिर कर दिया। फिर वो कहते हैं बादियुन नजर में पेटिशनर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है, यानी वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, इमरान खान साहब ने ये किया है जुर्म। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भिजवाया। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया, ये भी उन्होंने बात मान ली। और इसके बाद क्योंकि ये सारे का सारा फैसला सुनाया जा रहा है, ये हुक्म सादर किया जा रहा है और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के मुंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जब आप किसी भी वकील के मुकदमा के आर्गूमेंट को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी पिटीशन एडमिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोर्ट ये बात कह रही है कि बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो ये दरखास्त जमानत में ऐसा होता नहीं है। दरखास्त जमानत में सिर्फ इतना होता है कि जनाब ट्रायल चल रहा है, क्योंकि सादा है कि ये ट्रायल चल रहा है, मेरिट पे हम नहीं जाते, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल शुरू हो चुका है और हमारे ख्याल में ये इस वक्त जमानत नहीं बनती, लिहाजा हम जमानत नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सारे का सारा बाकायदा फाइंडिंग्स दे दी है और उसके बाद वो कहते हैं कि जी दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के हालांकि वो जो बयान रिकॉर्ड पर है वो उसका अगर देखा जाए तो असद मजीद साहब ने तो सपोर्ट किया इमरान खान साहब को सारे मामले को, और दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है, यह भी चीफ जस्टिस साहब ने मान लिया। और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर इमरान खान के कब्जे में है, बिला शक व शुबा इन खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती, बादियों नजर में मुलजम का केस से ताल्लुक भी बनता है, यह भी सुना दिया। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यह अदालत 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। आर्टिकल 10A के तहत मुलजमान का शफाफ ट्रायल होना चाहिए और फैसला तो आप जी फरमा रहे हैं
तो ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता, ये भी उन्होंने कह दिया। इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुल्ज़म का बुनियादी हक है। तो भाई बुनियादी हक है तो उसे दिया जाना चाहिए। वो ये ट्रायल के खिलाफ आ रहे हैं, वो ओपन ट्रायल मांग रहे हैं, वो फ्री एंड फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा। हुकूमत गिराने की साजिश या आवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं, ये भी इमरान खान साहब का, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो उनको क्लीन चिट दी जा रही है साइफर के लिखारियों को और साइफर के मास्टरमाइंड को, और उनको क्लीन चिट दी जा रही है, वो दी जा चुकी है। बल्कि चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम ऑफिस सर अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, इस पर भी एतराज है। उसके बाद आगे है कि दरखास्त गुजारों के वकला ने अपने दफा में वजीर आजम के उठाए गए हल्फ को शामिल किया। दरखास्त गुजार वकला के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि वो बतौर वजीर आजम साजिश के अवाम को आगाह करेंगे। साइफर को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बनाए गए सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड पैटर्न्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत ट्रीट किया जाता है। साइफर टेलीग्राम एक क्लासिफाइड दस्तावेजात होता है और हर कापी को एक नंबर अलॉट किया जाता है। साइफर की मजीद कापी तैयार करके तरसील सख्ती से ममनू होती है। अगर साइफर किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करना होता है तो इसको सिर्फ एंडोर्समेंट के जरिए मुंतकिल किया जा सकता है। साइफर एक क्लासिफाइड दस्तावेजात होता है जो किसी गैर मुतल्लिका शख्स के हाथ में नहीं जा सकता। डी कोड साइफर की नकूल मुतल्लिका अशखास को भेजी जाती हैं, फिर वापस मंगाकर तबाह कर दी जाती हैं और इस तरह कापी को महफूज किया जाता है। साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये कहते हैं कि साइफर को पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो फिर वजीर आजम और उनकी काबीना जो है वो फिर कैसे, उनका इख्तियार क्या है, वो डिक्लासीफाई कर सकते हैं, वो बड़े से बड़े पेपर को डिक्लासीफाई कर सकते हैं और बड़े से बड़ी बात को ओपन कर सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने $5 अरब की बात की थी कि जो जब धमाके करने थे तो अमरीकी सदर ने $5 अरब ऑफर की थी, तो वो भी तो हुआ था। और उसके बाद फिर मेमो गेट है, उसके बाद फिर डॉन लीक्स है, वो सारे के सारे मामला कहाँ जाएंगे। फिर आगे कहते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की भी दलील को भी मुस्तरद कर दिया कि वो भी नहीं हो सकता जी, प्राइम मिनिस्टर को यह हक नहीं है। अंदाजा करें कि काबीना ये साइफर जो पेपर है ये 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में हुआ, एक की सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की, दूसरी की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने की। उनके पास साइफर का इशू रहा चंद दिन, इनके पास रहा 169 दिन। तो किसको क्लीन चिट किसको दी जा रही है? क्लीन चिट दी जा रही है जिनके पास 169 दिन रहा है, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। तो इस्लामाबाद, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, बड़े बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे संगीन तरीन इल्जाम आयद किए और उन्होंने बताया कि 9 मई को अदालती अहाता से चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी और तोशाखाना केस में एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की सरपरस्ती समेत चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक के कमोबेश तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए। ये बात फैक्ट है। इमरान खान को अपने अंधे इंतकाम का निशाना बनाने वाले जस्टिस आमिर फारूक को करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में सजा याफ्ता एक मफरूर और इश्तिहारी को अदालती पनाह फराहम करते हुए भी पूरी कौम ने देखा, और इसलिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक तफसील डिटेल उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। और अगर अदलिया अपनी इज्जत और हुर्मत की बहाली चाहती है तो अदलिया के लिए बदनामी का बायस बनने वाले जस्टिस आमिर फारूक जैसे जजेस को अपनी सफ़ों से निकालने का फिल फौर एहतमाम करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए अगर कोई मामला निहायत अहम और तवज्जो तलब है तो वो यही है कि कानून और इंसाफ का चेहरा मसख करने वाले एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और गैर मुनसिफाना फैसलों के एक तवील सिलसिले का नोटिस लिया जाए। ये सब कुछ हो रहा है जी, और कोर कमेटी के इजलास में आमिर फारूक के तर्ज अमल और मुतासिबाना फैसलों को जायजा लेंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। अब इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये आफ्ताब बाजवा एडवोकेट हैं, वो भी कह रहे हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जनाब कुछ वीडियोज हैं और उन वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अदलिया को भी एक और इदारा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको फुल प्रेशर में रखा हुआ है उसने। अब आते हैं अलीमा खान, वो इस फैसले के बारे में, इमरान खान साहब की बहन है, वो क्या कहती हैं वो सुन लें, उसके बाद फिर आपको कुछ और चीजें भी सुनवाएंगे। हम यहाँ सारा दिन चक्कर लगा रहे हैं। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि मेरा तो ख्याल है, मैं इतना मुझे मायूसी हुई है अपने कहती हूँ कि अदालतों से कि हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम अपने भाई के लिए किधर इंसाफ के लिए जाएंगे। इससे बेहतर है, मैं तो पहले भी चाहती थी कि हम अपनी बेलें, ये जो क्या बेल के ऊपर लगे हुए हैं, खत्म करें, बेल विड्रॉ करें और जाके जेल में बैठ जाते हैं। उससे बेहतर है उनका साथ दे दे जेल के अंदर, बिनिस्बत इसके कि यहाँ आके कोर्ट्स के चक्कर लगाएं। आप
آپ کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا کہ کوئی بیک ڈور، کوئی چینل، کوئی ڈیل، کوئی چیز اس قسم کی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں، اس قسم کی کوئی چیز ہوئی؟ لیکن ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا، لیکن بہت لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لیں کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کی ڈیل جو یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ 27 سال میرے بھائی نے محنت کی ہے اس قوم کو جگانے کے لیے۔ آپ کا خیال ہے وہ اپنے 27 سال کی محنت آج وہ ضائع کرے گا؟ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جائے گا، اپنے ملک کو، اتنے قیمتی ملک کو چھوڑ کے جائے گا؟ خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ جو ہوئی تھی فون پہ بات، تو اس میں کیا بات ہوئی اور کیا بیٹوں نے کیا کہا اس میں؟ میں بتاتی ہوں میرے بھائی نے کیا کہا۔ ہم نے اسے پوچھا آپ کی کیا بات ہوئی؟ اتنے خوش تھے کہ اس کی بیٹوں سے آخرکار 3 مہینے کے بعد بات ہو۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج میں اس میں سے کیا وہ لیسن نکالوں جو میں اپنے بچوں کو بتا سکوں۔ تو 10-15 منٹ تو جو انہوں نے، وہ بھی ہمیشہ ریگولرلی جو کرتے تھے، جو ہمیشہ یہ کرتے تھے، 3 مہینے سے بات ہوئی تھی، پہلے 10-15 منٹ تو انہوں نے ان کو اپنی جو ان کا خیال ہے کہ زندگی کا ایک سبق دینا چاہیے جو قرآن سے نکلتا ہے وہ انہوں نے دیا، اور بچے تو بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے والد بڑی اسپرٹ اچھی تھی ان کی اور بڑے خوش تھے، اور ہم بڑے، ان کو تسلی ہو گئی کہ ان کے والد صاحب ٹھیک ہیں۔ اچھا، آپ کی اب ایک اور علیم خان کی گفتگو سنیے جی۔ جو پی ٹی آئی کے ایک صدر مملکت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری تو صدر مملکت سے نہیں بات ہوئی ہے، لیکن عمران خان نے تو افسوس کا اظہار کیا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مجھے بڑا مایوس ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے، یہ ان کا آئینی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ اب آپ آفتاب باجوہ صاحب کی گفتگو سنیے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ ہے، عمران خان صاحب مل کے آ رہے ہیں، وہ آج کے فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دہشت فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہ ہو سکا، 14 مئی کے فیصلے کی کنٹمپٹ جو 4 پڑی تھی، جس سے حکم ہونا تھا الیکشن کیوں نکلائے، ان پہ کنٹمپٹ لگائی جائے، وہ کیوں نہیں سنی گئی، وہ بلیک میل کیا گیا ایک جیسا بات۔ ججز کی کچھ پراپرٹیوں کی موویز بھی ہیں اور موویز بھی ہیں، پتہ نہیں کون سی ہیں، جن کو ادارے استعمال کر کے سینئر ججز کو جو ہے بلیک میل اور ہراساں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ بتا دوں، یہ ادارے بلیک میل اور ہراساں کر رہے ہیں ہمارے ججز کو۔ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں۔ ہمارے ججز محافظ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا چیف ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ آئین کی بحالی اور دستور کی بحالی تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے۔ یہ جو دہشت فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہ ہو سکا 14 مئی کے، یہ آپ نے سنا جی آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ صاحب کو، اور گفتگو کچھ اسی طرح کی ہے، کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں۔ پھر میں ریکال کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی اس گفتگو کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، یہ صرف اپنے لیے کپڑے پہنے ہوئے، ہمارے سامنے سے یہ سب ننگے ہیں، بے لباس ہیں، اور ہم جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے معاملات اور یہ ہے صورتحال، فیصلہ آپ خود کریں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ مصائب کا سامنا ہے کس کو، وہ ہے ہماری طاقتور حلقوں کو، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہونے پا رہی، اور اسی لیے اس طرح کے فیصلے دلوائے جا رہے ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں جن کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔